Hello everyone, welcome to this second part of social science sample question paper in which you will get detailed solution for the economics and political science part of the paper. So let's start solving the remaining questions. 33rd question is related to political science. This question says, two statements are given in the question below as assertion and reason. It should be reason here. यहाँ reason लिखा होना चाहिए. So two statements are given in the question below as assertion and reason. Read the statements and choose the appropriate option. यहाँ दो statements दिए गए हैं, एक assertion है और एक reason है. assertion मतलब statement, simple plain statement, and reason मतलब उसका कारण, उसका cause, कि जो ए स्टेटमेंट है ये आर की वजह से हो रहा है, ये चीज हमें समझनी है. और उसी हिसाब से हमें ऑप्शंस दिए हैं कि ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड सेकंड ऑप्शन इज ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड सी ऑप्शन इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और नेक्स्ट ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. तो इस तरीके से हमें ऑप्शन दिया हुआ. एक्चुअली इसमें चेक ये करना है कि ए में जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या रीजन की वजह से, जो रीजन दिया हुआ है उसकी वजह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्टेटमेंट सही हो और रीजन गलत दिया हो, या रीजन सही हो बट स्टेटमेंट को वो फॉलो नहीं कर रहा हो. ऐसी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं. तो लेट अस चेक कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है, इस क्वेश्चन में क्या होगा. The question is, Sri Lanka adopted Sinhala as the only official language of the state. And उसका रीजन बता रहा है, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका wanted to foster their culture, language and religion. तो ये कह रहा है कि श्रीलंका ने सिंगला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, एंड जो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी वो अपने कल्चर को बढ़ाना चाहती थी, लैंग्वेज को और रिलीजन को प्रमोट करना चाहती थी. फोस्टर का मतलब प्रमोट करना. तो बात सही है कि सिंगला को ऑफिशियल लैंग्वेज इन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि जो उस रिलीजन, उस लैंग्वेज को बिलोंग करने वाले जो लोग थे वो उनके कल्चर को, लैंग्वेज को एंड रिलीजन को प्रमोट करना चाहते थे. जो सिंगला स्पीकिंग पीपल थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, तो इस लैंग्वेज को ऑफिशियली बना करके वो इसको और भी ज्यादा प्रमोट करना चाहते थे, एंड वो चाह रहे थे कि जितने भी लोग हैं उस कंट्री में वो सब इस लैंग्वेज को अडॉप्ट करें और आगे इसी को बढ़ाएं. तो वी कैन सी दिस थिंग इन द बुक ऑल्सो. यहाँ पर अगर हम बुक में देखें तो यहाँ जो श्रीलंका था वो मेजोरिटेरिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट किया था उसने. तो 1956 में यहाँ तक कि उसने एक्ट पास किया जिसके थ्रू सिंगला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला और तमिल को उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया. तो इससे क्या है, वो एक प्रेफरेंशियल पॉलिसी यूज कर रहे थे ताकि सिंगलीज को, सिंगला लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल को प्रमोट किया जाए, उनके कल्चर को प्रमोट किया जाए, और जो वो रिलीजन फॉलो कर रहे थे बुद्धिज्म, उसको प्रमोट किया जाए. तो उसके लिए उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया कि जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बता दिया कि जो स्टेट है वो बुद्धिज्म को प्रमोट करेगा और उसको प्रोटेक्ट करेगा. तो इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि ये सारे स्टेप्स क्यों लिए गए. सिंगला जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों बनाया गया, तो क्योंकि अगर उसको वो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे देंगे तो ही वो उस चीज को, जब उस चीज को ऑन पेपर कर देंगे तो उसको प्रैक्टिकली भी वो प्रमोट कर पाएंगे. तो ये एक तरीका था. इस वजह से यहाँ पर ये जो रीजन है वो सही है. तो इसीलिए ये जो रीजन है ये, इसकी वजह से ये ए स्टेटमेंट सही हो रहा है कि सच में वहां पर ऐसी सिचुएशन थी कि वो लोग क्योंकि पर्टिकुलर कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन को, बुद्धिज्म को प्रमोट करना चाह रहे थे, सिंगला लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई थी. तो इसीलिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी. तो ये क्वेश्चन भी पॉलिटिकल साइंस का है, जैसा कि हम देख सकते हैं. इसमें कॉलम ए में कुछ सब्जेक्ट्स दिए हैं एंड कॉलम बी में कुछ लिस्ट दिए हैं. हमारे 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, एंड एक रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स
भी होते हैं कुछ, तो इनको मैच करना है। तो जो फर्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स में आता है, फोर्थ ऑप्शन होगा इसका। एंड पुलिस स्टेट लिस्ट में आता है, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, एंड डिफेंस जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है। तो इस वजह से फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, एंड थर्ड का फर्स्ट, एंड फोर्थ का सेकंड ऑप्शन, इस तरीके से ये ए ऑप्शन सही है। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, पुलिस का जो मैटर है वो स्टेट लिस्ट में आता है तो उसके ऊपर लॉ स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएंगी। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है तो उसके ऊपर लॉ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही बना सकते हैं। एंड डिफेंस यूनियन लिस्ट में आता है, इसका मतलब है कि डिफेंस के मैटर पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। Next question is, Anita is appearing in an examination conducted for recruitment to central government positions. In how many languages, as mentioned in 8th schedule, can she opt to take the exam? Select the appropriate option. ये भी political science का question है। 18, 21, 22, 25 मतलब कितने scheduled languages हैं? तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 22, क्योंकि 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। इफ वी सी दिस इन द टेक्स्ट बुक, देन ये सेकंड चैप्टर से है, फेडरलिज्म जो सेकंड चैप्टर उसमें है। बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 22 अदर लैंग्वेजेस हैं हिंदी के अलावा, यानी हिंदी 1 एक लैंग्वेज हो गई एंड 21 अदर लैंग्वेजेस, यानी कि 22 टोटल शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि अनीता एग्जाम दे सकती है। तो अनीता के पास ऑप्शंस हैं कि वो इन 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उनमें से किसी एक लैंग्वेज को चूज करके वो उसमें अपना एग्जामिनेशन दे सकती है। हम यहाँ इस पेज पर भी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस को देख सकते हैं कि असमीज, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये जो है ये 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। 36 number question is again from political science and the question says, identify the administrative system of Indian government with the help of the following information. First point, power shared between central and state governments to local governments. It is called as a third tier of the government. The state governments are required to share some powers and revenue with them. And इन पॉइंट्स को पढ़ करके हमें क्या लगता है, इसमें से अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। क्या ये फेडरल सिस्टम को बता रहा है, या यूनिटरी फेडरल सिस्टम को बता रहा है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम को बता रहा है, या यूनिटरी सिस्टम है? तो इट शुड बी डिसेंट्रलाइज सिस्टम। क्यों ये करेक्ट ऑप्शन है? वो इसलिए है क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब है कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से जो पावर है वो लेकर के थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को दे दी गई है, जिसे कि इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। एंड अर्बन एरियाज में इसको हम म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं, एंड विलेजेस में इसको पंचायत के नाम से जानते हैं। तो ये सिस्टम है। बट फेडरल सिस्टम में फिर क्या है? फेडरल सिस्टम ये क्यों नहीं हो सकता है इसमें ऑप्शन? फेडरल सिस्टम इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि फेडरल सिस्टम का मतलब है कि गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल्स में या टीयर्स में डिवाइडेड होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। बट इंडिया में इनिशियली क्या था कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बनी थी। ये जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है ये बाद में इसका प्रोविजन किया गया। तो इसीलिए जो पावर थे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास पहले से जो पावर्स, उन्हीं में से कुछ पावर्स को लेकर के थर्ड टियर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दे दिया गया। इसलिए ये फेडरल सिस्टम नहीं होगा क्योंकि इनिशियली 2 ही लेवल्स थे इंडिया में। एंड नेक्स्ट थिंग इज यूनिटरी फेडरल सिस्टम जैसा कुछ होगा नहीं, सिस्टम होता नहीं है। या तो फेडरल सिस्टम होता है या तो यूनिटरी सिस्टम होता है। यहाँ पर फेडरल सिस्टम रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पर ये फेडरल सिस्टम, ये जो पॉइंट्स है तीनों पॉइंट्स, ये फेडरल सिस्टम को नहीं बता रहे। नेक्स्ट इज यूनिटरी सिस्टम नहीं है। यूनिटरी सिस्टम इसलिए नहीं है क्योंकि यूनिटरी सिस्टम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वही पूरी कंट्री को कंट्रोल कर रही होती है। या तो स्टेट गवर्नमेंट्स होते भी हैं
तो वो सबॉर्डिनेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर पास करती है उनको वो फॉलो करना होता है, तो इसीलिए यहाँ पर यूनिटरी सिस्टम भी नहीं है। लेट्स सी दिस इन द टेक्स्ट बुक। अगर हम बुक में देखें तो यहाँ पर एक लाइन आई है, मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स, मतलब इंडिया की जो भी स्टेट्स हैं वो काफी डाइवर्स हैं, एंड देयर इज thus a need for power sharing within these states. Federal power sharing in India needs another tier of गवर्नमेंट, एक दूसरे लेवल की गवर्नमेंट की जरूरत थी, बिलो दैट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के भी नीचे है। हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, एंड बाद में ये जरूरत समझिए कि स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट का प्रोविजन बाद में किया गया, इनिशियली नहीं था। तो इसी वजह से थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में आया, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। एंड इसके लिए क्या किया गया, पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट एंड इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये वाला पॉइंट है कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से जब पावर लेकर के तीसरे लेवल को गवर्नमेंट को दे दी गई, यानी कि लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई, तो इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। एंड एक और चीज भी है यहाँ पर कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एंड द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। फिर वही है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो भी पावर्स हैं या जो भी रेवेन्यू आते हैं वो शेयर करता है अपने स्टेट के लोकल बॉडीज के साथ। तो ये चीज है, तो ये सारे यही चीज दिखा रहे कि किसी से पावर लेकर के, किसी लेवल ऑफ गवर्नमेंट से पावर लेकर के दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दी गई, तो पावर ताकि एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड न रहे उसको डिसेंट्रलाइज किया गया, ताकि जो लोकल लेवल पे जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को वहीं पर उसी लोकेलिटी में एड्रेस किया जाए, और वहाँ के लोकल पीपल उससे ज्यादा अवेयर होंगे, वहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो उस एरिया की इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स एंड प्लस उसके सोल्यूशंस को बेटर वे में समझ सकते हैं। तो इस वजह से ये प्रोविजन किया गया, तो डेफिनेटली इसका आंसर डिसेंट्रलाइजेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। द क्वेश्चन इज which of the following options prove that India is a quasi-federal state? Then quasi-federal state क्या होता है? Quasi-federal state वो होता है जिसमें कि वो सिचुएशन होती है जो फेडरल स्टेट एंड यूनिटरी स्टेट के बीच की होती है। फेडरल स्टेट वो होता है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के जुरिसडिक्शन एरिया डिवाइडेड होते हैं, दोनों अपने अपने सब्जेक्ट मैटर्स पर लॉ बनाते हैं एंड दोनों ही सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं, बट दोनों की डिफरेंट अकाउंटेबिलिटी बनती है। एंड यूनिटरी सिस्टम ये होता है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री को कंट्रोल करती है, एंड अगर उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स बने भी होते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में, बट फिर भी वो अंडर कंट्रोल या अंडर सुपरविजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट क्वाजी फेडरल स्टेट जो है वो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और दोनों के अलग अलग जुरिसडिक्शन है, बट कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ओवर पावर करती है स्टेट गवर्नमेंट को। तो इसी वजह से देखते हैं यहाँ के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 है मोर पावर्स विद सेंटर, ठीक है, क्वाजी फेडरल स्टेट का एक पीछे हो गया। एंड नेक्स्ट इज रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स विद द सेंटर, यानी जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंडिया केस में जो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं वो उनके ऊपर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, तो ये भी ठीक है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यादा पावर्स को दिखा रहा है। देन नेक्स्ट थिंग इज इक्वल सब्जेक्ट्स विद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसा नहीं है क्वाजी फेडरल में जो कि इंडिया में है वहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 97 सब्जेक्ट्स है जिनके ऊपर वो लॉ बना सकती है, एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास 66 सब्जेक्ट्स है, तो इक्वल सब्जेक्ट्स तो नहीं हुए, दोनों के पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो सब्जेक्ट्स हैं उनके नंबर ज्यादा है। एंड नेक्स्ट थिंग इज करेंसी एंड रेलवेज विद सेंटर, तो यस इंडिया में ऐसा है कि जो करेंसी एंड रेलवेज है उनके ऊपर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है। तो 1, 2 एंड 4 तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसीलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन के लिए। 38 नंबर क्वेश्चन भी पॉलिटिकल साइंस का है। क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स अबाउट द थियोरी ऑफ फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। First statement is the Constitution declared India as a union of states. Second statement is sharing of power between union government and the state governments is basic to the structure of the Constitution. Third statement is it is easy to make changes to this power sharing arrangement. And fourth statement is Parliament can on its own change this arrangement.
ऑप्शन है कि क्या फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है, या फिर सेकंड एंड थर्ड दोनों ऑप्शन सही है, या फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन। तो लेट्स चेक इट वन बाय वन। पहला स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इंडिया को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ स्टेट बताया गया, ये बात सही है। एंड शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया, वहां बताया गया है कि दोनों के क्या क्या पावर्स है, तो वहां पर पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट किया गया है। एंड थर्ड स्टेटमेंट, इट इज इजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, तो ये फॉल्स है क्योंकि ऐसे चेंजेस करना आसान नहीं है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज पार्लियामेंट कैन ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट, कि पार्लियामेंट खुद से ही मनमानी तरीके से इस अरेंजमेंट को चेंज कर सकती है, इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को चेंज कर सकती है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो फर्स्ट एंड सेकंड सिर्फ ये वाले स्टेटमेंट्स सही है। लेट्स सी इन दिस बुक। अगर हम बुक में देखें तो यहाँ पर लाइन आई है द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो ये वाली लाइन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट इज दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर भी देखते हैं शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हाँ जो पावर शेयरिंग है वो यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में कर दिए गए थे पहले ही। एंड नेक्स्ट थिंग, इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, नॉट इजी, एंड यहाँ पर लिखा है इट इज इजी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट थिंग इज द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट, कैन नॉट नहीं कर सकता खुद से इन अरेंजमेंट्स को चेंज पार्लियामेंट। यहाँ पर लिखा है द पार्लियामेंट कैन ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। अगर चेंजेस करना ही होगा तो कैसे चेंज होगा? एनी चेंज टू इट हैज टू बी फर्स्ट पास्ड इन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट with at least 2/3 majority, and then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total states. तो ये प्रोविजन है, ऐसे सिंपली पार्लियामेंट चाहे तो उसको चेंज नहीं कर सकती है, उसको स्टेट लेजिस्लेचर से भी पास होना चाहिए। तो ये है आंसर, इसीलिए फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ही सही है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। Next 39 number question is from economics. The question is two statements are given in question below as assertion and reason. Read the statements and choose the appropriate option. Assertion यानी कि statement है human development mentions how much socio-economic development has happened in a country, and reason is given as comparison of national income of two countries explains human development index। क्या स्टेटमेंट ए के लिए ये रीज़न जो यहाँ पर दिया है क्या ये सही है या नहीं है, ये देखना है। तो जो स्टेटमेंट है उसमें कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट ये बताता है कि कितना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी कंट्री में हुआ है। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इट इज़ ट्रू, बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं हेल्थ, इनकम एंड एजुकेशनल लेवल। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जिनसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। एंड इसका रीज़न ये दे रहा है कि नेशनल इनकम को कंपेयर करने से 2 कंट्रीज़ के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम जान पाते हैं, या फिर 2 कंट्रीज़ के नेशनल इनकम को कंपेयर करना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बताता है। दैट इज़ रॉन्ग। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 पैरामीटर्स आते हैं, तो डेफिनेटली सिर्फ नेशनल इनकम से नहीं पता चलेगा, क्योंकि नेशनल इनकम सिर्फ इनकम लेवल को बताएगा। इसके साथ साथ हमें हेल्थ एंड एजुकेशन ये वाले पैरामीटर्स भी चाहिए, बट ये इसमें इंक्लूड नहीं हो पाएगा, इसीलिए ए स्टेटमेंट तो सही है बट बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो हियर इट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम इकोनॉमिक्स।
40 नंबर क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर लिस्ट 1 में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं एंड लिस्ट 2 में उसके करस्पॉन्डिंग सेक्टर्स दिए हैं। हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। लेट्स सी देम वन बाय वन। कुरियर, टर्शियरी सेक्टर, ये वाला मैचिंग पेयर तो सही है। नेक्स्ट इज फिशरमैन, सेकेंडरी सेक्टर, ये जो मैचिंग दिया है इट विल बी रॉन्ग क्योंकि फिशरमैन जो है वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होगा। नेक्स्ट 39 number question is from economics. The question is two statements are given in question below as assertion and reason. Read the statements and choose the appropriate option. Assertion यानी कि statement है human development mentions how much socio-economic development has happened in a country, and reason is given as comparison of national income of two countries explains human development index. क्या स्टेटमेंट ए के लिए ये रीज़न जो यहाँ पर दिया है क्या ये सही है या नहीं है, ये देखना है। तो जो स्टेटमेंट है उसमें कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट ये बताता है कि कितना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी कंट्री में हुआ है। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इट इज़ ट्रू, बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं हेल्थ, इनकम एंड एजुकेशनल लेवल। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जिनसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। एंड इसका रीज़न ये दे रहा है कि नेशनल इनकम को कंपेयर करने से 2 कंट्रीज़ के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम जान पाते हैं, या फिर 2 कंट्रीज़ के नेशनल इनकम को कंपेयर करना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बताता है। दैट इज़ रॉन्ग। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 पैरामीटर्स आते हैं, तो डेफिनेटली सिर्फ नेशनल इनकम से नहीं पता चलेगा क्योंकि नेशनल इनकम सिर्फ इनकम लेवल को बताएगा। इसके साथ साथ हमें हेल्थ एंड एजुकेशन ये वाले पैरामीटर्स भी चाहिए, बट ये इसमें इंक्लूड नहीं हो पाएगा, इसीलिए ए स्टेटमेंट तो सही है बट बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो हियर इट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम इकोनॉमिक्स। 40 नंबर क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर लिस्ट 1 में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं एंड लिस्ट 2 में उसके करस्पॉन्डिंग सेक्टर्स दिए हैं। हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। लेट्स सी देम वन बाय वन। कुरियर, टर्शियरी सेक्टर, ये वाला मैचिंग पेयर तो सही है। नेक्स्ट इज फिशरमैन, सेकेंडरी सेक्टर, ये जो मैचिंग दिया है इट विल बी रॉन्ग क्योंकि फिशरमैन जो है वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होगा। नेक्स्ट इज कारपेंटर। कारपेंटर की मैचिंग किया हुआ है प्राइमरी सेक्टर से, जो कि रॉन्ग होगा। कारपेंटर विल बी अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर क्योंकि वो वुड लेकर के उससे फर्नीचर्स एक्सेट्रा बनाता है, तो कारपेंटर विल बी अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, तो ये मैचिंग गलत है। देन ट्रांसपोर्टर का मैचिंग किया है सेकेंडरी सेक्टर से, विच विल अगेन बी रॉन्ग बिकॉज ट्रांसपोर्टर विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ टर्शियरी सेक्टर, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। Next question is from economics. Question is read the following data and information carefully and select the most appropriate answer from the given options. यहाँ एक टेबल दिया हुआ है एंड आगे एक पैसेज है। लेट्स सी क्या है पैसेज में। Rita is an employee of a multinational company who gets transferred to different countries after every 3 years of service. She has been given an opportunity to choose any one out of 3 countries A, B and C mentioned in the table above as her next job location. She calculates average income of all these countries as per the given data and chooses to be transferred to country A. उसने डिसाइड किया कि वो कंट्री A में रहना पसंद करेगी। एंड सबसे पहली बात क्या है कि जो रीता है वो एक MNC में काम करती है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में, और हर 3 साल के बाद उसका ट्रांसफर होता है। देन उसने A, B एंड C में जो इनकम लेवल है उसके हिसाब से उसने कंट्री A को एज जॉब लोकेशन से सेलेक्ट किया है। देन ऑप्शन है कि क्यों उसने सेलेक्ट किया है। आइडेंटिफाई द रीजन फॉर विच रीता हैज चूजन कंट्री A। ऑप्शन A, मोस्ट ऑफ इट्स सिटीजन्स आर रिच एंड स्टेबल। ऑप्शन B, has most equitable distribution of income. Option C, national income of its citizens is higher. Option D, average income of citizens is lower. कि A को इसने इसलिए चूज किया क्योंकि A में जो ज़्यादातर सिटीजन्स हैं वो रिच हैं और स्टेबल हैं,
क्या हो सकता है बी ऑप्शन की वहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, या सी की नेशनल इनकम वहाँ के सिटीजन्स की हाई है, एंड ऑप्शन डी की एवरेज इनकम वहाँ के सिटीजन्स की कम है, लोअर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? लेट्स सी। अगर हमें तीनों कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें तीनों कंट्रीज की नेशनल इनकम निकालनी होगी। और नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं? जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी इनकम को ऐड करते हैं। तो जैसे कंट्री ए में 1, 2, 3, 4 एंड 5 सिटीजन्स है, तो पांचों सिटीजन्स की इनकम को हम ऐड करेंगे तो हमें नेशनल इनकम मिलेगा। वैसे कंट्री बी में पांचों जो सिटीजन्स हैं इनके इनकम को ऐड करेंगे तो हमें नेशनल इनकम मिलेगा, एंड सी में भी पांचों सिटीजन्स के इनकम को हमें ऐड करने पर नेशनल इनकम मिलेगा। तो हम ऐड करने पर देखेंगे कि तीनों ही केसेस में नेशनल इनकम 50,000 आ रहा है। एंड अगर उस हिसाब से पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो वो आएगा 10,000। तो नेशनल इनकम भी सेम है एंड पर कैपिटा इनकम भी सेम है। पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए नेशनल इनकम को टोटल नंबर ऑफ सिटीजन से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेशनल इनकम 50,000 है एंड सिटीजन्स 5 हैं, तो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिटीजन्स या टोटल पॉपुलेशन, जिसको हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 10,000। तो इस केस में क्योंकि तीनों ही कंट्रीज में 5 सिटीजन्स है तो तीनों का पर कैपिटा इनकम भी सेम है एंड नेशनल इनकम भी सेम है। तो फिर उसने कंट्री ए को क्यों चूज किया? फिर भी रीता ने कंट्री ए को चूज किया क्योंकि अगर हम देखें तो कंट्री ए में जो इनकम है वो 10,000 इनकम के काफी पास है। फर्स्ट सिटीजन की इनकम है 9,500, सेकंड की है 10,500, थर्ड की है 9,800 एंड फोर्थ की 10,000, एग्जैक्टली 10,000 है, एंड फिफ्थ की 10,200 है। फिर तो मतलब ज्यादातर जो सिटीजन्स है उनकी इनकम 10,000 के पास ही है, ठीक है। एंड कंट्री बी में अगर देखेंगे तो 500, 500, 500, 500 एंड एक की तो एक्सट्रीमली हाई है 48,000। एंड कंट्री सी में 5,000, 1,000, 15,000, 4,000 एंड 25,000। इस हिसाब से कंट्री ए की सिचुएशन सबसे अच्छी है क्योंकि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, जो 50,000 का जो टोटल इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सही है कि सबको मोर और लेस इक्वल इनकम मिल रही है। तो इसलिए एवरेज इनकम जो आई है 10,000, उसी के आसपास सभी की इंडिविजुअल इनकम है। कंट्री बी में बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है, एक ही पर्सन है जो एक्सट्रीमली रिच है, बाकी सब पुअर की कैटेगरी में, सबकी 500 रुपीज है। एंड कंट्री सी में बी की कंपैरिजन में बेटर है सिचुएशन, बट कंट्री सी को अगर ए से कंपेयर करेंगे तो ए विल बी द बेटर कंट्री क्योंकि सी में भी 5,000, 1,000, 15,000, 4,000 एंड 25,000। यहाँ भी 5,000 है, 1,000 काफी लोअर इनकम है जो कि 10,000 से काफी दूर का नंबर है। तो डेफिनेटली सिचुएशन जो है वो कंट्री ए में बेटर है। तो इस वजह से अगर वो कंट्री ए को जॉब लोकेशन अगर चूज करती है तो इट माइट बी पॉसिबल कि उसकी जो भी इनकम होगी वो एवरेज इनकम के पास की वैल्यू होगी, तो क्योंकि वहां पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, तो इसीलिए उसने कंट्री ए को चुना है। तो इसीलिए ऑप्शन ए विल बी रॉन्ग कि मोस्ट ऑफ इट्स सिटीजन्स आर रिच एंड स्टेबल। सारे के सारे रिच एंड स्टेबल हैं ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा कह सकते रिच स्टेबल सिचुएशन फिर भी देखने को मिल रही है, बट रिच इस केस में नहीं क्योंकि सब तो लगभग बराबर में ही है, तो रिचनेस में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। ए विल बी रॉन्ग ऑप्शन एंड हैज मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो यस, तीनों ही कंट्रीज को अगर कंपेयर करें तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ए में सबसे ज्यादा है। एंड नेक्स्ट इज नेशनल इनकम ऑफ इट्स सिटीजन्स इज हायर। नेशनल इनकम ऑफ इट्स सिटीजन्स इज हायर कैसे होगा? क्योंकि सिटीजन्स की पहली बात की नेशनल इनकम नहीं होती है, पूरी कंट्री की नेशनल इनकम होती है। सेकंड थिंग कि नेशनल इनकम तो तीनों ही कंट्रीज में सेम है, 50,000, 50,000, 50,000, कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। एंड डी ऑप्शन इज एवरेज इनकम ऑफ सिटीजन्स इज लोअर। तो एवरेज इनकम तीनों ही कंट्रीज में सेम है 10,000, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, लोअर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर इज अगेन फ्रॉम इकोनॉमिक्स।
And the question is, Vijay is undernourished as his weight is 45 kgs and his weight is 1.78 meters. Find out his body mass index BMI from the following options. कुछ नंबर्स दिए हैं, बताना है इसमें BMI इसका क्या होगा. तो BMI निकालने के लिए वेट को हम इसकी हाइट को स्क्वायर करके उसे डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पर होगा 45 डिवाइडेड बाय 1.78 स्क्वायर, तो इट विल बी 45 डिवाइडेड बाय 3.16, जिसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 14.24. ठीक है, और अगर हम 45 को 3.1 से डिवाइड करते हैं देन हमारा आंसर आएगा 14.5 के आसपास. देन जो भी है दोनों ही केसेस में हमारा जो आंसर है वो 14.7 नियर अबाउट होगा, तो हम सी आंसर को मार्क करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 इज फ्रॉम इकोनॉमिक्स. क्वेश्चन इज, अ वुमन वर्क्स एट अ स्वीट शॉप इन हर विलेज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस and gets meager salary after working the entire day. She doesn't get any holidays or paid leaves. Rather, her employer deducts her salary whenever she is absent from work. Find out in which of the following sectors she is working. Primary sector, service sector, organized sector और unorganized sector. कह रहा है कि जो वुमेन है वो स्वीट शॉप में काम करती है एंड वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती है, बहुत थोड़ी सी सैलरी होती है, पूरे दिन भर काम करती है. देन उसको कोई छुट्टी नहीं मिलती है, ना ही पेड लीव मिलती है, ना ही अगर कभी भी छुट्टी पे जाती तो उसके पैसे काट लिए जाते हैं, और कभी उसको छुट्टी भी नहीं मिलती है. देन उसकी अगर वो एब्सेंट रहती है तो उसकी सैलरी कट जाती है. देन वो किस सेक्टर में काम करती है, तो इसका आंसर होगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि इसमें सारे फीचर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जिसमें कि वर्कर्स को बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, कम सैलरी होती है एंड पेड लीव्स नहीं मिलते. जो भी कंडीशंस हैं वो सारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाली, दैट इज़ वाई यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर आंसर होगा. प्राइमरी सेक्टर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कहीं नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्शन की बात नहीं हुई है. सर्विस सेक्टर की बात नहीं होगी क्योंकि वो एक शॉप पे काम करी, कहीं उसके सर्विस दे रही है या वो क्या कर रही है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो सर्विस सेक्टर में नहीं आएगा. देन नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं वर्कर्स को, तो ये भी नहीं होगा. लास्ट ऑप्शन अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा फाइनल आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इकोनॉमिक्स, जिसमें कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू 2017-2018 डेटा द शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज इन इंडिया वाज प्राइमरी सेक्टर 44%, सेकेंडरी सेक्टर 25%, टर्शियरी सेक्टर 31%. तो ये कुछ एम्प्लॉयमेंट का शेयर दिया है परसेंटेज में तीनों सेक्टर्स में. आउट ऑफ 3 सेक्टर्स व्हाई डिड द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर हाई? सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. कि प्राइमरी सेक्टर में आखिर इतना ज़्यादा हाई एम्प्लॉयमेंट रेशियो कैसे है? ऑप्शन ए, वर्कर्स इन प्राइमरी सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड, लो जॉब अपॉर्चुनिटीज इन सेकेंडरी सेक्टर, एफर्ट्स ऑफ लेबर आर नॉट इक्विवेलेंट इन ऑल द सेक्टर्स, आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन सेकेंडरी सेक्टर. तो इसका ऑप्शन होगा ए करेक्ट, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर जिसको हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं वो वहाँ पर देखी जाती है, जिसमें कि ज़रूरत से ज़्यादा वर्कर्स काम में लगे रहते हैं. तो इस वजह से यहाँ पर अगर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दिखाई दे भी रही है तो उसके पीछे रीज़न ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा वर्कर्स प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं. लो जॉब अपॉर्चुनिटी सेकेंडरी सेक्टर में इस वजह से नहीं, तो वो दूसरे सेक्टर में भी जा सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा. एफर्ट्स ऑफ लेबर आर नॉट इक्विवेलेंट इन ऑल सेक्टर्स, ये भी इररिलेवेंट ऑप्शन है. आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन सेकेंडरी सेक्टर, कि सेकेंडरी आउटसोर्सिंग का मतलब है कि जब एक फर्म अपने फर्म से वर्कर्स को हायर न करके या उनका रिक्रूटमेंट न करके उनको दूसरी किसी फर्म से लेती है, दूसरे वर्कर्स को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से हायर करती है, तो उसे कहते हैं कि वो आउटसोर्सिंग हो रही है किसी पर्टिकुलर जॉब की. तो सेकेंडरी सेक्टर में आउटसोर्सिंग हो रही है जॉब्स की, ऐसा नहीं है. अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को आउटसोर्स किया भी जाएगा तो भी ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा ही
सेकेंडरी सेक्टर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट रेशियो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। नंबर जितनी रिक्वायर्ड है उससे कहीं ज़्यादा वर्कर्स काम में लगे हुए हैं, इस वजह से वहाँ पर लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि वहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, बट एक्चुअली में प्रोडक्शन का लेवल काफ़ी कम है। क्वेश्चन नंबर 45 इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, जिसमें क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन बिलो एज असर्शन एंड रीजनिंग, रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द एप्रोप्रिएट आंसर और ऑप्शन। असर्शन है, क्रूड ऑयल रिजर्व्स इन द एंटायर वर्ल्ड आर डिप्लीटिंग, वी नीड टू फाइंड अ सस्टेनेबल सब्स्टिट्यूट फॉर इट, कि जो क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं वो पूरी वर्ल्ड में डिप्लीट कर रहे हैं एंड इसकी वजह से हमें उसका सस्टेनेबल सब्स्टिट्यूट ढूंढने की ज़रूरत है। वो डिक्रीज़ कर रहे हैं रिजर्व्स, इस वजह से हमें उसका अल्टरनेटिव, कोई सब्स्टिट्यूट, उसका कुछ रिप्लेसमेंट ढूंढने की ज़रूरत है। ये स्टेटमेंट है और उसका रीज़न दिया है कि ऑयल एंड पेट्रोल प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये ठीक है कि वो डिक्रीज़ हो रहे हैं सप्लाई में और प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स अपनी जगह पर ठीक है, बट क्योंकि वो प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं इस वजह से वो डिक्रीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ रॉन्ग है। बल्कि उल्टा है, क्योंकि सप्लाई कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, इस वजह से प्राइस बढ़ रहे हैं। क्योंकि सप्लाई कम हो रही है इस वजह से प्राइस बढ़ रही है, क्योंकि कंपटीशन है खरीदने वालों में। जो भी कंट्रीज़ इसके इम्पोर्टर्स हैं ऑयल के, उनके बीच में कंपटीशन है इंपोर्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस हाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्रूड ऑयल डिप्लीट हो रहे हैं। उसके पीछे ये रीज़न नहीं है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बल्कि प्राइसेस बढ़ना इफ़ेक्ट है। जो रिजर्व्स डिक्रीज कर रहे हैं उसका इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये चीज़ होगा। नेक्स्ट इज, अ मैन इज एम्प्लॉयड इन अ फार्म प्रोसेसिंग फार्म where he has to do a lot of manual work. His wife and daughter also help him in his work on the farm every day. Which type of employment is this an example? Underemployment, seasonal employment, overemployment, cyclical employment. किस टाइप का ये employment है? Then it will be underemployment. There is no such concept as seasonal employment. अदरवाइज है तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। ओवर एम्प्लॉयमेंट इज द कॉन्सेप्ट, जबकि हम कहते हैं कि कोई वर्कर एक्सेसिव काम कर रहा है, जो उसके वर्किंग आवर्स है उससे कहीं ज़्यादा काम कर रहा है, देन वो ओवर एम्प्लॉयमेंट के केस में होगा। तो ये दोनों ही ऑप्शंस नहीं होंगे। एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है एक कॉन्सेप्ट जो कि बिज़नेस में तेज़ी या मंदी आने की वजह से होता है। जब बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है देन वर्कर्स को हायर किया जाता है, और जब बिज़नेस ख़राब चल रहा था तो वर्कर्स को निकाला जाता है, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। देयर इज नो सच की साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट। दीज टू टर्म्स, सीजनल एम्प्लॉयमेंट एंड साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट, ऐसा कुछ टर्म ही नहीं है। एक्चुअली द वर्ड्स आर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। So that is why the correct option will be underemployment. So this is the second part of the video, which is related to sample question paper of social science, जिसमें इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के पार्ट को समझाया गया। आई होप कि सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस समझ में आए होंगे।